पूरा यूरोप तबाह बर्बाद दोबारा हुआ। वो सारे काम जो रह गए थे पहली जंग अजीम के बाद होने, उसको मुकम्मल करने के लिए उनको दूसरी जंग अजीम की जरूरत थी। मिसाल के तौर पे पहली जंग अजीम के बाद बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए इसराइलियों को, यहूदियों को यह खुशखबरी तो दे दी गई थी कि इसराइल कायम किया जाएगा, लेकिन उस वक्त तक उस इलाकों पर अभी ये इतने मजबूत नहीं थे कि बराह रास्त इसराइल कायम कर देते। उसके लिए एक तबाही और बर्पा करनी थी यहाँ, जिसके लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने की, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने इसराइल का कयाम भी वहां वजूद में आता है। फिर पूरी दुनिया मजीद तबाह बर्बाद की जाती है, फिर उसको रिबिल्ड करने के लिए पैसे आते हैं, वो भी फेडरल रिजर्व से आते हैं। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक जो खास बात होती है कि दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट आता है कि सही मानों में ब्रिटिश एम्पायर की हेजेमनी, जो कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर का या यूरोपियन पावर्स का था दुनिया में, उस कंट्रोल को यूरोपियन पावर से लेके अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप नोट कीजिए कि इंडिया की मिसाल हम एक लेके देते हैं कि इंडिया प्राइमरीली एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, यहां पर सारा इन्फ्लुएंस पिछले 200 साल से अंग्रेजों का रहा था, अमेरिकन का कोई इन्फ्लुएंस यहां पे नहीं था। लेकिन चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन ने मदद की थी ब्रिटेन की, उस जमाने में तो एक जोक भी ये था कि इंग्लैंड वांट्स टू फाइट टू द लास्ट अमेरिकन, यानी आखिरी अमेरिकन तक इंग्लैंड जंग करेगा, क्योंकि वो हालात इस तरह के थे, इंग्लैंड की तो कमर ही टूट गई थी। तो 1939 के बाद जब 1939 में जंग शुरू होती है, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होती है, अगर दूसरी जंग अजीम बर्पा ना होती और वो फसाद ना होते तो कभी पाकिस्तान 47 में ना बनता। वो तो ब्रिटिश एम्पायर की कमर ही टूट गई उस जंग में, वो इस काबिल ही नहीं रहे कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट पे कब्जा मेंटेन कर सकते हैं, जबकि आजादी की तहरीकें तेजी से ऊपर उठ रही थी। इसलिए 1947 में जब ये तोड़कर अलग करते हैं तो, लेकिन जो मुआहिदा होता है बिटवीन द इंग्लैंड एंड अमेरिका, उस मुआहिदे के मुताबिक वो तमाम पुरानी कॉलोनीज जो पहले इंग्लैंड की थी वहां पर अमल दखल अमेरिकन को दिया जाएगा। और आप देखते हैं फिर के पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को और वो जो पाकिस्तान 1950s के शुरू में जो इमदाद आनी शुरू होती है, पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो जाता है और पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में जाता है, ब्रिटिश कैंप में नहीं जाता। यानी इंग्लैंड से ताल्लुकात हमने बेशक ठीक रखे, लेकिन यहां पे अमल दखल पॉलिसीज का सारा अमेरिकन शुरू हो गया। अमरीकी कौम की तरक्की और दुनिया पर तसल्लुत की तारीख इंतहाई दिलचस्प है। 1775 से 1783 तक अमरीकियों ने जंग आज़ादी लड़ी। बरतानिया से आज़ाद होने के बाद अमरीका ने अपनी फौजी ताकत को मजबूत बनाया और आसपास मौजूद कई जजीरों और छोटे छोटे ममालिक पर कब्जे शुरू कर दिए। 1861 में इस खित्ते को सिविल वॉर का सामना करना पड़ा, जो कि 4 साल तक जारी रही। सिविल वॉर पर काबू पाने के बाद अमरीका के साम्राज्यी अज़ाइम का आगाज हुआ। देखिए, अमेरिकन इम्पीरियलिज्म के बहुत पुराने रूट्स हैं। हालांकि शुरू में जब स्टेट बना था तो सारी जो अमेरिकन सिविल वॉर थी और फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज एंटी इम्पीरियल, इट वाज अगेंस्ट इम्पीरियल पावर्स। बरतानिया के ख़िलाफ़ थी, बाकी जो यूरोपियन पास थे, कॉलोनाइज किया था जिनने, उनके ख़िलाफ़ थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी अपनी एक अमेरिकन स्टाइल इम्पीरियलिज्म जो हुई, वो सबसे पहले साउथ अमेरिका की तरफ, सेंट्रल अमेरिका की तरफ गई। और पहला वो जो रिफ्लेक्शन उसका रियली हम देखते हैं वो मनरो डॉक्ट्रिन में हम देखते हैं, जब उन्होंने क्लियरली कह दिया लीग ऑफ नेशंस को आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि जो ये एरिया है सारा लैटिन अमेरिका या साउथ सेंट्रल अमेरिका, इसमें अमेरिका मुदाखलत करेगा और ये अमेरिका की प्रायोरिटी होगी और इसमें कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन या लीग ऑफ नेशंस का इंटरवेंशन या किसी और का वो नहीं चाहेंगे। ये अमेरिका का वो वर्ड यूज उन्होंने शुरू किया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और ये फिर अगर आप देखें, यही कॉन्सेप्ट अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो जो कोल्ड वॉर में हुआ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट फिर हो गया द होल बैटल बिटवीन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। लेकिन नोशन वही था कि ये हमारा एरियाज, ये हमारे एरियाज हैं, हमारे स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। और इस वास्ते आपकी वो बर्लिन वॉल आ गई और वो यूरोप को डिवाइड किया गया, एक हिस्सा सोवियत इंपीरियलिज्म की तरफ चला गया, एक हिस्सा अमेरिकन इंपीरियलिज्म की तरफ। देखिए, लोगों के जहन में आमतौर पर एक तस्वुर है कि ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसी नौबादियाती निज़ाम को तख्लीक करती है कि जिस पर सूरज नहीं डूबता। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप अमेरिकन की तारीख को देखिए तो वो अंग्रेजों से कम नौबादियाती निज़ाम कायम करने वाले नहीं हैं। दे आर एन इंपीरियल पावर, दे आर कॉलोनियल पावर। अमेरिकन हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखें तो अपनी 200 साल तारीख में उन्होंने 200 से ज्यादा ओवरसीज जंगें की हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा करने के लिए। यानी साउथ अमेरिका से बजाते खुद इतनी जंगें जो उन्होंने साउथ अमेरिका में की हैं, और फार ईस्ट तक चले जाइए, इंडोनेशिया और फिलीपींस को जिस तरह इन्होंने कब्जा किया है, वो तमाम इतनी हौलनाक तारीख है
और इस कदर इंसानों का कत्लेआम इन्होंने किया है पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए, उसकी एक वजह है। देखिए, वजह यह थी कि जब अमेरिका डिस्कवर किया गया, उसके बाद खास तौर पे 17वीं और 18वीं सदी में आपको दो पावर सेंटर्स मिलते हैं दुनिया के जो कायम होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो पावर सेंटर ओरिजिनल था जो लंदन में था, जिसके अंदर रॉथस्चाइल्ड बैंकर्स, जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम किया था और ब्रिटिश एम्पायर के जरिए ये पूरी दुनिया पर अपना कब्जा मेंटेन कर रहे थे। यही वो पीरियड था कि जब इन्होंने ये देखा कि अमेरिका एक नई आबादी, नई दुनिया डिस्कवर हुई है और दूसरा पावर सेंटर जो दुनिया में बनाया जा सकता है वो अमेरिका है। और इसीलिए तकरीबन 1840-1850 के आसपास तक आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में ये जूइश बैंकर्स के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को चलाया करते थे, रॉकफेलर्स हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिलीज हैं, ये बड़ी बड़ी फैमिलीज मूव करना शुरू कर गई थी अमेरिका में। और यहां पर इनकी अटेम्प्ट ये थी कि किसी तरह एक बैंक ऑफ इंग्लैंड के तर्ज पर एक बहुत बड़ा एक बैंक बनाया जाए कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल करे और जिसके जरिए ये अमेरिका की इस उभरती हुई सोसाइटी को, उस तहजीब को, जो कि उनको पता था कि आइंदा आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी तहजीब और सिविलाइजेशन बन जाएगी, नजर आ रहा था पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में इंसान माइग्रेट करके इस तरफ आ रहे थे। पूरे अमेरिका को साफ किया जा रहा था, इसको डीकॉलोनाइज किया जा रहा था, यानी इस तरह जो लोकल मकामी रेड इंडियन आबादी थी उसको मार मार के इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक। एक साफ नजर आ रहा था कि 19वीं सदी वॉज द सेंचुरी जिसमें ये अमेरिका को बिल्ड कर रहे थे आइंदा 20वीं सदी में इसको क़यादत देने के लिए। और इस सारी की फाइनेंसिंग और फंडिंग जो लोग कर रहे थे, अगर आप उनके पीछे देखिए तो वही बैंकर्स थे कि जो यूरोप को चला रहे थे। फाइनेंसिंग तो वहीं से आ रही थी सारी। और इसके नतीजे में अमेरिका उसी वक्त ही, यानी इवन अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फौरन बाद ही, जब एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रॉपरली एक बनकर निकला, जब इंग्लैंड को इन्होंने निकाल दिया वहां से ब्रिटिश फोर्सेस को, तो अमेरिका एक इंपीरियल और कॉलोनियल फोर्स के तौर पर सामने आ चुका था। अमेरिका ने पहली साम्राज्यी जंग स्पेन की कॉलोनियां हासिल करने के लिए लड़ी। ये पहला मौका था कि अमेरिका ने बरआज़म से बाहर कदम रखा और फिलिपाइन, गुआम समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1913 तक फिलिपाइन में हजारों अफराद को अमरीकी कब्जा मजबूत करने की गर्ज से कत्ल कर दिया गया। इसी दौरान अमेरिका ने कई छोटी छोटी जंगों में हिस्सा लिया और हजारों लोग अमरीकी असलहे में से निकलने वाले आग के शोलों का निशाना बनते रहे। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहरों पर एटम बम गिराकर अमेरिका ने न सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम का इजहार कर दिया बल्कि एक वहशी रियासत के तौर पर अपनी शनाख्त करा ली। अभी तक तो तारीख में एक ही दफ़ा बम इस्तेमाल हुआ है और वो इन अमन के पुजारियों ने किया है, जो बज़ाहिर अमन अमन कहते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया उस अमन। 1945 के बाद का जो अमेरिका है वो बड़ा मुख्तलिफ अमेरिका है। उसमें दो चीज़ें हुई, एक तो अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा, यूरोपीय क़ुव्वतें थी तो कमज़ोर हो गई थी, बरतानिया जो था वो सुकड़ने लगा और बहुत ही अपनी नौआबादी थी, निज़ाम जो है ख़त्म होना शुरू हुआ। ये इनकी यानी बहुत ही गिरावटें पैदा हो गई थी मादी तौर पे। तो दूसरी बात ये हुई कि बहुत सारे ज्यूज़ जो थे वो यूरोप से माइग्रेट करके अमेरिका चले गए। तो हिटलर की जो दास्तानें हैं वो कंसंट्रेशन कैंप्स की, वो अभी अहमदीनेजाद तो उसको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप 60 लाख मरे कहाँ हो, आप उसने 60 लाख थे ही नहीं। हाँ, तो वो एक बात कर रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या हकीकत है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया और वहाँ जाके ये आबाद हो गए। और फिर जब ये आबाद हो गए तो इनकी एक खसलत है कि जिस मुल्क में भी जाते हैं उसकी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो जापान पर एटमी हथियार इस्तेमाल करने के कई मकसद थे इनके। पहला मकसद तो यह था कि दुनिया को यह तासुर देना 45 के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद, कि एटमी ताकत अगर दुनिया में कोई है तो अमेरिकन हैं, अब हमसे डर के रहो। उनको पूरी दुनिया में अपनी एक ताकत का मुजाहरा करना था। दूसरी बात, वाई ऑन जापान, क्योंकि जंग तो पूरी दुनिया में हो रही थी, एटमी हथियार तो कहीं भी किया जा सकता था। देखिए, जापान अमेरिकन मेन कॉन्टिनेंट से, यूरोप से बहुत दूर है और जो ताबकारी असरात पैदा होने थे वो इनको यकीन था कि वो असरात यूरोप और अमेरिका तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कुछ भी करें अपनी तहजीब को तो बचा के रखते हैं, फिर वहां जो ताबकारी असरात फैलने थे उससे जापान मुतासिर होता, कोरिया मुतासिर होता, चीन मुतासिर होता। और अगर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो इनकी जबान में भाड़ में जाएंगे सारे ममालिक, इनको क्या फर्क पड़ता है इस बात से। इनको तो अपनी तहजीब को बचाना है और अपनी कौम को बचाना। जापान के कोई हमदर्द तो नहीं है कि जापान इनके जापानी तहजीब को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो एटमी हथियार का इस्तेमाल दुनिया पे साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी और मिलिट्री सुपीरियरिटी के लिए,
फिर एट द सेम टाइम जब एक्सपेरिमेंट ही करना है आपने, तो अपने घर से इतना दूर कीजिए कि आपकी तहजीब उससे मुतासर ना हो। जापानी बेचारे तो पहले ही खत्म हो चुके थे, और हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर आज तक देखिए तकरीबन इस बात को 70-75 साल होने को आ रहे हैं, और आज तक ताबकारी असरात उन इलाकों में महसूस किए जाते हैं। चंद सालों के बाद 1950 में अमेरिका कोरियन जजीरे पर मफादात की जंग लड़ने के लिए मौजूद था। अब की बार कम्युनिस्ट शुमाली कोरिया को सबक सिखाने का ऐलान किया गया और अपने वर्ल्ड ऑर्डर की मजबूती और इसके इजहार की खातिर लाखों कोरियन बाशिंदों का खून बहा दिया गया। अमेरिका इस जंग के जरिए जापान के बाद कोरियन खिते पर भी अपना असर रसूख बढ़ाने में कामयाब हुआ। सोवियत यूनियन के साथ कशीदगी और कम्युनिस्ट असरात से निमटने के लिए अमेरिका को मुख्तलिफ ममालिक में मुदाखलत के मौके मिलते रहे।